नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंको एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज मैं फिर से मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस लिया हूं, ये सारा क्वेश्चंस एक्सपीरियंस वालों को ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वाई ऑयल इज यूज ऑन स्क्रू कंप्रेसर। दोस्तों, इंडस्ट्री में कंप्रेसर लगे होते हैं, जिसमें से एक स्क्रू कंप्रेसर है, क्योंकि इसको ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो उसमें देखिएगा ऑयल यूज किया जाता है, ऑयल इंजेक्ट किया जाता है, या आप बोल सकते हैं कि ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू कंप्रेसर को यूज किया जाता है। तो कह रहे हैं कि उसमें ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, उसका काम क्या है, आप बताइए। ये पूछ सकता है। तो इसके आंसर आप सबसे पहले बोलिए कि सर कूलिंग पर्पस के लिए। क्योंकि अगर हम स्क्रू में अगर ऑयल नहीं देंगे तो स्क्रू जब एयर को कंप्रेस करेगा ना, तो वहाँ पे हीट डेवलप होगा। तो उसको कूल करने के लिए हम लोग ऑयल को कूलिंग पर्पस के लिए वहाँ पे यूज करते हैं। दूसरा है कि लुब्रिकेशन पर्पस। जितने भी मशीनिंग पार्ट्स है दोस्तों, बियरिंग हो गया, स्क्रू हो गया, या बहुत सारे पार्ट्स और भी लगे हैं कंप्रेसर में, उनको प्रॉपरली लुब्रिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग लुब्रिकेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ये भी आप बता दीजिए। तीसरा आप बोल सकते हो कि सीलिंग पर्पस। सीलिंग पर्पस मतलब कि एयर कहीं से लीक ना हो, कहीं से निकले ना। मतलब कि ऑयल और एयर क्या होता है, मिक्स हो जाता है। जब मिक्स हो जाता है तो उसका जो सीलिंग प्रॉपर्टी वो बढ़ जाता है, और तो क्या होता है कि कोई भी जॉइंट से एयर लीक होने का चांसेस कम रहता है। तो अब इस तरह से बताइए कि सर हम ऑयल को इस कारण से यूज करते हैं स्क्रू कंप्रेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वाई लेगिंग इज यूज्ड ऑन हेड पुली ऑफ बेल्ट कन्वेयर। बोलेगा कि किसी भी बेल्ट कन्वेयर में जो हेड पुली लगा होता है, उसमें हम लोग लेगिंग करते हैं या लेगिंग किया रहता है। तो क्यों यूज किया जाता है लेगिंग, कुछ तो कारण होगा, ये आपसे पूछ सकता है। तो आप बता दीजिए कि सर पहला पॉइंट में कि बेटर ग्रिपिंग ऑफ बेल्ट एंड पुली, मतलब बेल्ट और पुली के बीच बढ़िया से ग्रिप बने, उसके लिए हम लोग वहाँ पे लेगिंग यूज करते हैं, ताकि बेल्ट स्लिप ना हो। दूसरा, नो स्लिप ना हो, उसके लिए भी हम लेगिंग यूज करते हैं। तीसरा आप बोल सकते हो कि प्रोटेक्ट पुली ड्रम सेल फ्रॉम वेयर एंड टियर। अगर हम लेगिंग नहीं करेंगे रबड़ का, तो क्या होगा कि जो पुली का ड्रम होता है, उसका सेल होता है, वो क्या होगा, धीरे धीरे घिस जाएगा या टूट जाएगी या क्रैक हो जाएगा। उससे बचने के लिए भी हम लोग उसमें लेगिंग यूज करते हैं। फिर आप बोल सकते हो कि डिस्पेंस वाटर ऑफ। इसका मतलब कि अगर रेनी सीजन में पुली के अंदर वाटर आ जाए, तो वो वाटर को भी क्या करता है, उसमें ग्रुप बना रहता है लेगिंग में, ग्रुप के थ्रू वाटर को निकाल देता है, ताकि उसमें मतलब बेल्ट और पुली के बीच कोई स्लिप ना हो। तो ये सारा रीजन्स है जिसके कारण हम लोग कन्वेयर के हेड पुली में लेगिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि व्हाट इज ट्रिपिंग रीजन ऑफ ए बेल्ट कन्वेयर। बोलेगा कि किसी बेल्ट कन्वेयर में बेल्ट जब ट्रिप होता है तो कुछ ना कुछ कारण होता है जरूर। तो उसका क्या कारण है, ट्रिपिंग रीजन क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले बोले कि सर ओवरलोड। सही बात है, ओवरलोड होगा तो बेल्ट ट्रिप करेगा ही। दूसरा होता है कि बेल्ट स्वे। अगर बेल्ट स्वे जो लगा रहता है BSS, उसमें अगर कोई माल फंक्शन हुआ या उसके ऊपर मटेरियल गिर गया और वो थोड़ा सा ऑफसेट हो गया, तो उससे भी बेल्ट ट्रिप हो सकता है। तीसरा, गियरबॉक्स फेलियर। अगर गियरबॉक्स फेलियर हो चुका है तो उसके कारण भी क्या होगा, बेल्ट ट्रिप मार देगा। नेक्स्ट है मोटर फेलियर। हो सकता है आपको मोटर में ही प्रॉब्लम हो, तो भी बेल्ट क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। फिर आप बोल सकते हैं कि पुल कोड माल फंक्शन। अगर पुल कोड में कोई माल फंक्शन हुआ, गड़बड़ी हुआ, तो भी बेल्ट ट्रिप मार देगा। फिर बोल सकते हैं कि इमरजेंसी स्विच माल फंक्शन। इमरजेंसी स्विच में भी माल फंक्शन हो सकता है। ZSS माल फंक्शन, ZSS में भी माल फंक्शन हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, जिसके कारण क्या है कि बेल्ट आपका ट्रिप हो जाएगा। फिर आप बोल सकते हो कि मटेरियल जाम ऑन डिस्चार्ज चूट। जहाँ पे मटेरियल को डिस्चार्ज कर रहा है जिस चूट में, वहाँ पे मान लीजिए मटेरियल जाम हो चुका है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे लोड बढ़ते जाएगा बेल्ट में और बेल्ट ट्रिप मार देगा। ऐसा होता है, देखिएगा। फिर आप बोल सकते हो कि ड्यू टू लो टेंशन ऑफ बेल्ट। अगर बेल्ट में सही से टेंशन नहीं है, उसके कारण भी बेल्ट ट्रिप मार देगा, क्योंकि स्लिप होगा। फिर आप बोल सकते हो कि स्लिप ऑन हेड पुली। अगर हेड पुली में किसी भी कारण से बेल्ट स्लिप हो रहा है, तो भी बेल्ट ट्रिप मार देगा। तो ये बहुत सारा रीजन से
बेल्ट को ट्रिप होने के लिए, ये सारा रीजन आप 1 बाय 1 इंटरव्यू में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रूट, बैकलैश एंड क्लियरिंग। ये गियर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि रूट, बैकलैश और क्लियरेंस में क्या रिलेशन है, ये आप बताइए। या बोल सकते हो कि मॉड्यूल जो होता है, मॉड्यूल, रूट, बैकलैश, क्लियरेंस, ये सब में क्या एक्चुअल रिलेशन है, ये आप बताइए। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बैकलैश जो होता है ना, वो होता है कि 0.06 इंटू मॉड्यूल। जिस गियर के लिए हम लोग रूट, बैकलैश, क्लियरेंस बात करते हैं, उस गियर का जो मॉड्यूल होता है उसको अगर 0.06 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका बैकलैश आ जाता है। और जो उसका रूट होता है दोस्तों, वो होता है 4.5 इंटू बैकलैश। मतलब जितना बैकलैश रहता है उसमें अगर 4.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका रूट निकल जाता है। तो इस तरह से आप इन तीनों का रिलेशन को इंटरव्यू में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वेयर इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्म व्हील गियर बॉक्स। दोस्तों ये जो ऑर्म व्हील गियर बॉक्स आता है, ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का है गियर बॉक्स होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पहला एप्लीकेशन कन्वेयर। कन्वेयर मतलब जहाँ पे छोटा सा कन्वेयर होता है वहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी कम रहता है। फिर होता है लिफ्ट। जो लिफ्ट जहाँ पे यूज किया जाता है नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए, उसमें भी ऑर्म एंड व्हील गियर बॉक्स यूज होता है। फिर आप बोल सकते हो बकेट एलिवेटर। बकेट एलिवेटर में भी ऑर्म एंड व्हील गियर बॉक्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ एस्पर गियर। कह रहा कि एस्पर गियर का हेलिक्स एंगल क्या होता है ये आप बताइए। तो सबसे पहले तो आपको हेलिक्स एंगल के बारे में जानना पड़ेगा। हेलिक्स एंगल का मतलब हो रहा है कि गियर में जब टीथ कटे होते हैं, मतलब बने होते हैं, तो गियर का मान गियर व्हील का जो एक्सिस है और उसमें जो टीथ लगे होते हैं, उन टीथ का जो फेस है, उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम लोग हेलिक्स एंगल बोलते हैं। तो एस्पर गियर में हेलिक्स एंगल 0 होता है। आपका जो हेलिकल गियर होता है दोस्तों, उसमें जो टीथ होता है वो 1 डिग्री में रहता है, उसी को हेलिक्स एंगल बोलते हैं। वहाँ पे हेलिक्स एंगल कुछ ना कुछ रहेगा, बट एस्पर गियर में हेलिक्स एंगल 0 होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टॉर्क रेशियो ऑफ गियर। बोलेगा कि गियर का टॉर्क रेशियो बताइए। तो देखिए मान लीजिए कि आप एक गियर बॉक्स यूज कर रहे हैं, उसमें एक इनपुट शाफ्ट होगा, एक आउटपुट शाफ्ट होगा। तो उसमें आपको टॉर्क रेशियो बताना है। तो टॉर्क रेशियो का मतलब हो रहा है कि आपका जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें कितना टॉर्क लग रहा है और आपका जो इनपुट शाफ्ट है उसमें कितना टॉर्क लग रहा है। दोनों का जो रेशियो है उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क रेशियो। ये जो टॉर्क रेशियो होता है दोस्तों, ये एक्चुअली गियर रेशियो, स्पीड रेशियो के बराबर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तुरंत कि हाउ मेनी नॉच आर देयर इन ए रिंग स्पिनर। दोस्तों इंडस्ट्री में जब हम लोग स्पिनर यूज करते हैं, डी स्पिनर, रिंग स्पिनर जिसको बोलते हैं, तो उसमें से बोला जो रिंग स्पिनर तो उसमें टोटल कितना नॉच होता है ये आपसे पूछ रहा है। ये नॉच क्या, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जो रिंग स्पिनर होता है दोस्तों, तो रिंग स्पिनर में देखिएगा दोनों साइड में जो रिंग बना रहता है उसके अंदर में खांचा बना हुआ रहता है, जो नट या बोल्ट के हेड में जाके फंसता है। तो उसमें टोटल कितना खांचा बना रहता है उसी को आप बोलते हैं नॉच। तो कितना होता है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दिए हैं तब बता पाओगे, अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तब नहीं बता पाओगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल 12 नॉच बना होता है किसी भी रिंग स्पिनर में, चाहे कोई भी साइज का हो। आप देखिएगा उसमें टोटल 12 नॉच बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द बेंड एंगल ऑफ डी स्पिनर। दोस्तों किसी भी साइज के इंडस्ट्री में जहाँ हम लोग डी स्पिनर यूज करते हैं तो उसमें देखिए कि दोनों साइड में जहाँ पे हम लोग बोल्ट या नट में फंसाते हैं वहाँ उस देखिए थोड़ा सा बेंड रहता है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो वो जो बेंड रहता है कितना एंगल में रहता है, कितना डिग्री में रहता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके आंसर आप बता दीजिए सुनो 15 डिग्री। 15 डिग्री में वो बेंड किया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि व्हाट इज एंगुलर मिस अलाइनमेंट। बोलेगा कि एंगुलर मिस अलाइनमेंट से आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, बताइए। तो देखिए मशीन में 3 टाइप का मिस अलाइनमेंट होता है, पैरेलल मिस अलाइनमेंट, एंगुलर मिस अलाइनमेंट और मिक्स मिस अलाइनमेंट। मतलब एंगुलर और पैरेलल दोनों होते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पैरेलल मिस अलाइनमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए जब मशीन का 2 शाफ्ट को हम लोग अलाइनमेंट करते हैं तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि उसमें एक एंगुलर मिस अलाइनमेंट बना रहता है। तो वो कैसे होता है, ये क्या है, ये आपसे
पूछ रहा है। तो इसका बता दीजिए कि व्हेन वन ऑफ द शाफ्ट इज एट एन एंगल रिलेवेंट टू द अदर, मतलब कि दो मशीन में जो अलग अलग शाफ्ट होते हैं उसमें से मान लीजिए एक शाफ्ट आपका हॉरिजॉन्टली सीधा है, लेकिन जो दूसरा शाफ्ट है वो पहला शाफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या है कि थोड़ा सा एंगल में वो झुका हुआ है। तो इस टाइप का जो मिसअलाइनमेंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर मिसअलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज टीपीएम। दोस्तों ये एक टेक्निक है जिसका नाम है टीपीएम। ये क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो टीपीएम होता है ये बहुत सारी इंडस्ट्री में एडॉप्ट किया रहता है, वहाँ पे टीपीएम टेक्नोलॉजी रहता है, वहाँ पे उसको फॉलो किया जाता है। तो टीपीएम का मतलब होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये टोटल का मतलब होता है कि जितने भी टॉप से लेकर बॉटम मैनेजमेंट इंडस्ट्री में होते हैं सबको इस पॉलिसी में या इस टेक्निक में बोलता है इन्वॉल्व होना है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, इक्विपमेंट हो, चाहे वो मशीन हो, तभी मशीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा जो प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और जो वेस्टेज होता है इंडस्ट्री में उसको घटाना है, जो लॉसेस होता है उसको कम करना है, कॉस्ट को बचाना है, इम्प्रूव करना है, ये बताता है प्रोडक्टिव वाला वर्ड। और जो मेंटेनेंस होता है उसका मतलब होता है कि जितने भी मशीन्स हैं उसमें इस तरह से मेंटेन किया जाए कि उसके एफिशिएंसी जब नया था मशीन उसका जैसा ही बना रहा है और उसका लाइफ हमेशा ज़्यादा मिले। तो इस तरह से जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टीपीएम एक्टिविटी किया जाता है इंडस्ट्री में, ये इस सारा चीज़ को बताता है। इसको और भी डीपली जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गियर ऑयल VG320 एंड VG460। कह रहा है कि जो गियर ऑयल विस्कोसिटी गियर 320 और विस्कोसिटी गियर 460 का आता है और उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप बताइए। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ और डिफरेंस भी बता दूंगा ताकि इंटरव्यू में आप इसको बता सको। तो दोस्तों जो गियर ऑयल विस्कोसिटी ग्रेड 320 का होता है उसमें उसका विस्कोसिटी 320 का होता है विस्कोसिटी ग्रेड, और जो 460 का आता है उसमें उसका विस्कोसिटी ग्रेड 460 होता है। जो 320 गियर ऑयल होता है वो 460 की अपेक्षा थोड़ा सा थिन रहता है, पतला रहता है, जबकि जो 460 ऑयल होता है वो 320 का अपेक्षा थोड़ा सा थिक रहता है, मोटा रहता है। यही सब उसका विस्कोसिटी या उसका जो गढ़ापन है, अब उसके हिसाब से बताइए कि दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आई होप दोस्तों आज का जो क्वेश्चन का सेट था ये आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम इन इंडस्ट्री। दोस्तों इंडस्ट्री में जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं उससे हमको क्या फ़ायदा है या उसका क्या बेनिफिट्स है ये आपसे पूछ रहा है। ये इसके आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।